मां की मृत्यु के बाद अनुज ने पिता की दोबारा शादी करवाकर घर संवारने की कोशिश तो की, पर अपने ही पूर्वाग्रहों का शिकार हो गया। फिर वह कैसे समझा कि रिश्ते निभाने के लिए सबको कोशिश करनी पड़ती है। ट्रेन अभी लुधियाना पहुंची नहीं थी और मेरा मन पहले ही घबराने लगा था। वहाँ मेरा घर है, वही घर जहाँ जाने को मेरा मन सदा मचलता रहता था। मेरा वह घर जहाँ मेरा अधिकार आज भी सुरक्षित है। किसी ने मेरा बुरा नहीं किया। जो भी हुआ है मेरी ही इच्छा से हुआ है। जहाँ सब मुझे बाहें पसारे प्यार से स्वीकार करना चाहते हैं और अब उसी घर में मैं जाने से घबराता हूँ। ऐसा लगता है हर तरफ से हंसी की आवाज आती है, शर्म आने लगती है मुझे। ऐसा लगता है माँ की नजरें हर तरफ से मुझे घूर रही हैं। मन में उमड़ घुमड़ रहे झंझावातों में उलझा मैं अतीत में विचरण करने लगता हूँ। वाह बेटा वाह, तेरे पापा को तो नई पत्नी मिल ही गई। वे मुझे भूल गए, पर क्या तुझे भी माँ याद नहीं रही? कितनी आसानी से किसी अजनबी को माँ कहने लगा है तू। ऐसा नहीं है मुन्ना कि तू मेरे पास आता है तो मुझे किसी तरह की तकलीफ होती है। बच्चे, मैं तेरी बुआ हूँ, मेरा खून है तू, मेरे भैया भाभी की निशानी है तू। तू घर नहीं जाएगा तो अपने पिता से और दूर हो जाएगा। बेटा, अपने पापा के बारे में तो सोच, उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब तू लुधियाना आकर भी अपने घर नहीं जाता। दादी की सोच जो हर पल द्वार ही निहारती रहती हैं कि कब उनका पोता आएगा। और ये दादी न होती तो कितना अच्छा होता न। इतनी लंबी उम्र भी किस काम की। न इंसान मर सकता है और न ही पूरी तरह जी पाता है। हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो गया बुआ? बुआ की गोद में छिपकर मैं जार जार रो पड़ा था। बुरा लगा होगा न बुआ को, उनकी माँ को कोस रहा था मैं। पिछले 10 साल से दादी अधरंग से ग्रस्त बिस्तर पर पड़ी हैं और मेरी माँ चलती फिरती हंसती खेलती दादी की दिन रात सेवा करती। एक दिन सोई तो फिर उठी ही नहीं। हैरान रह गए थे हम सब, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सोई थी और अभी। अरे यमराज रास्ता भूल गया, मुझे ले जाना था, इसे क्यों ले गया? मेरा कफन चुरा लिया तूने बेटी, बड़ी ईमानदार थी, फिर मेरे ही साथ बेईमानी कर दी। विलाप कर कर के दादी थक गई थी। मांगने से मौत मिल जाती तो दादी कब की इस संसार से जा चुकी होती। बस यही तो नहीं होता न, अपने चाहे से मरा नहीं न जाता। मरने वाला छूट जाता है और जो पीछे रह जाते हैं वे तिल तिल कर मरते हैं, क्योंकि अपनी इच्छा से मर तो पाते नहीं और मरने वाले के बिना जीना उन्हें आता ही नहीं। इस होली पर जब आओ तो अपने ही घर जाना। अनुज भैया मुझसे नाराज हो रहे थे कि मैं ही तुम्हें समझाती नहीं हूँ। बेटे, अपने पापा का तो सोच। भाभी गई, अब तू भी घर न जाएगा तो उनका क्या होगा? पिताजी का क्या? नई पत्नी और एक पली पलाई बेटी मिल गई है न उन्हें। चुप रह अनुज, बुआ बोली। ज्यादा बकबक की तो एक दूंगी तेरे मुंह पर। क्या तूने भैया को इस शादी के लिए नहीं मनाया था? हम सब तो तेरी शादी करके बहू लाने की सोच रहे थे। तब तूने ही समझाया था न कि मेरी शादी करके समस्या हल नहीं होगी। कम उम्र की लड़की कैसे इतनी समस्याओं से जूझ पाएगी? हर पल की मरीज दादी का खाना पीना। और हाँ, मुझे याद है बुआ, मैं नहीं कहता कि जो हुआ मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैंने ही पापा को मनाया था कि वे मेरी जगह अपनी शादी कर लें। विभा आंटी से भी मैंने ही बात की थी, लेकिन अब बदले हालात में मैं यह सब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। घर जाता हूँ तो हर कोने में माँ की मौजूदगी का एहसास होने से बहुत तकलीफ होती है। जिस घर में मैं इकलौती संतान था, अब एक 18 से 20 साल की लड़की जो मेरी कानूनी बहन है वही अधिकार संपन्न दिखाई देती है। दादी को नई बहू मिल गई, पापा को नई पत्नी और उस लड़की को पिता। यह तो सोचने की बात है न मुन्ना? तुझे भी तो एक बहन मिली है न? विभा को तू माँ न कह, लेकिन कोई रिश्ता तो उससे बांध ले। जितनी मुश्किल तेरे लिए है इस रिश्ते को स्वीकारने की, उतनी ही मुश्किल उनके लिए भी है। वे भी कोशिश कर रहे हैं, तू भी तो कर। उस बच्ची के सिर पर हाथ रखेगा तभी तुझे बड़प्पन का एहसास होगा। तू क्या समझता है उन दोनों के लिए आसान है एक टूटे घर में आकर उसकी किरचें समेटना, जहाँ कण कण में सिर्फ तेरी माँ बसी है। तेरा घर तो वही है। उन माँ बेटी के बारे में जरा सोच। तुम चैन से दिल्ली में रहकर अगर अपनी नौकरी कर रहे हो तो इसीलिए कि विभा घर संभाल रही है, तुम्हारे पिता का खाना पीना देखती है, दादी को संभालती है। क्या वह तुम्हारे घर की नौकरानी है?
जिसका मान सम्मान करना तुम्हें भारी लग रहा है। 6 महीने हो गए हैं भाभी को मरे, और इन 6 महीनों में क्या विभा ने कोई प्रयास नहीं किया तुम्हारे समीप आने का? वह फोन पर बात करना चाहती है तो तुम चुप रहते हो, घर आने को कहती है तो तुम घर नहीं जाते। अब क्या करे वह? उसका दोष क्या है? बोलो। बहुत नाराज थी बुआ। किसी का भी कोई दोष नहीं है। मैं दोष किसे दूं? दोष तो समय का है जिसने मेरी माँ को छीन लिया। मैं निश्चित हूँ कि मेरे पिता का घर उजड़कर फिर बस गया है और उसके लिए समूल प्रयास भी मेरा ही था। सब व्यवस्थित हैं। मेरे दोस्त विनय की विधवा चाची हैं विभा आंटी। हम दोनों के ही प्रयास से यह संभव हो पाया है। माँ तो एक ही होती है न, उन्हें मैं माँ नहीं मान पा रहा हूँ। और वह लड़की अणिमा जो कल तक मेरे मित्र की चचेरी बहन थी, अब मेरी भी बहन है। उम्र भर बहन के लिए माँ से झगड़ा करता रहा। बहन का जन्म माँ की मौत के बाद होगा। कब सोचा था मैंने। लुधियाना आ गया। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी का समूल भार पटरी पर नहीं मेरे मन पर है। एक अपराध बोध का बोझ। क्या सचमुच मैंने अपनी माँ के साथ अन्याय किया है? घर आ गया मैं। कांपते हाथ से मैंने दरवाजे की घंटी बजा दी। माँ की जगह कोई और होगी, इसी भाव से समूल चेतना सुन्न होने लगी। आ गया मुन्ना बेटा आजा। दादी का स्वर कानों में पड़ा। दरवाजा खुला था। पापा भी नहीं थे घर पर। दादी अकेली थी। दादी ने पास बिठाकर प्यार किया और देर तक रोते रहे हम। बड़ा निर्मोही है रे मुन्ना, घर की याद नहीं आती। अब क्या उत्तर दूं मैं? चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। दादी कहाँ गए हैं सब? पापा कहाँ हैं? अनिमा कहीं चली गई है। विभा और तेरा बाप उसे ढूंढने गए हैं। कहीं चली गई? क्या मतलब? इस घर में उसका मन नहीं लगता। दादी बोली तू भी तो आता नहीं। यह घर उजड़ गया है मुन्ना। खुशी तो सारी की सारी तेरी माँ अपने साथ ले गई। मुझे भी तो मौत नहीं न आती। सभी घुटे घुटे जी रहे हैं, कोई भी तो खुश नहीं है न। इस तरह नहीं जिया जाता मुन्ना। चारों तरफ एक उदासी सी नजर आई मुझे। उठकर सारा घर देख आया। मेरा कमरा वैसा का वैसा ही था जैसा पहले था। जाहिर था कि इस कमरे में कोई नहीं रहता। पापा को फोन किया। पापा कहाँ हैं आप? मैं घर आया और आप कहाँ चले गए? अनिमा अपने घर चली आई है मुन्ना। वह वापस आना ही नहीं चाहती। विनय भी यही है। पापा आप घर आइए, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मैं बात करता हूँ उससे। घटनाक्रम इतनी जल्दी बदल जाएगा किसने सोचा था। मैं जो खुद अपने घर आना नहीं चाहता, अब अपने से 8 साल छोटी लड़की से पूछने जा रहा हूँ कि वह घर क्यों नहीं आती। कैसी विडम्बना है न। जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, उसी सवाल का जवाब उससे पूछने जा रहा हूँ। जब मैं विनय और अणिमा के पास पहुँचा, तब तक पापा घर के लिए निकल चुके थे। विभा आंटी भी पापा के साथ लौट चुकी थी। अणिमा वहाँ विनय के साथ थी। वह घर मेरा नहीं है विनय भैया। देखा न, मेरी माँ उस आदमी के साथ चली भी गई। मेरी चिंता नहीं है उन्हें। अनुज की माँ तो उसे मरकर छोड़ गई। मेरी माँ तो मुझे जिंदा ही छोड़ गई। अब माँ मुझे प्यार नहीं करती। अनुज घर नहीं आता तो क्या मेरा दोष है? उसके कमरे में मत जाओ, उसकी चीजों को मत छेड़ो। मेरा घर कहाँ है विनय भैया? घर तो मेरी माँ को मिला है न, मुझे नहीं। मेरे अपने पिता का घर है न यह। मैं यहीं रहूंगी अपने घर में, नहीं जाऊंगी वहाँ। दरवाजे की ओट में बस खड़ा का खड़ा रह गया मैं। इसकी पीड़ा मेरी ही तो पीड़ा है न। काटो तो खून नहीं रहा मुझ में। किस शब्दकोश का सहारा लेकर इस लड़की को समझाऊं? गलत तो कहीं नहीं है न यह लड़की। सबको अपनी ही पीड़ा बड़ी लगती है। मैं सोच रहा था मेरा घर कहीं नहीं रहा, और यह लड़की अणिमा भी तो सही कह रही है न। आसान नहीं है पराए घर में जाकर रहना। वह उनका घर है, मेरा नहीं। मैं यहाँ रहूँ तो अनुज के पापा को क्या समस्या है? तुम अकेली कैसे रह सकती हो यहाँ? क्यों नहीं रह सकती? यह मेरा कमरा है, यह मेरा सामान है। वह घर भी तुम्हारा ही है अणिमा। विनय अपनी चचेरी बहन अणिमा को समझा रहा था और वह समझना नहीं चाह रही थी। जैसे किसी और में माँ को देखना मेरे लिए मुश्किल है, उसी तरह मेरे पिता को अपना पिता बना लेना इसके लिए भी आसान नहीं हो सकता। भारी कदमों से सामने चला आया
आया मैं। कुछ कहती खती रुक गई अणिमा। कितनी बदली सी लग रही है वह। चेहरे की मासूमियत अब कहीं है ही नहीं। हालात इंसान को समय से पहले ही बड़ा बना देते हैं न। उसकी सूजी सूजी आंखें बता रही हैं कि वह बहुत देर से रो रही है। मैं घर नहीं आता हूँ तो क्या उसका गुस्सा पापा और दादी इस बच्ची पर उतारते हैं? ठीक ही तो किया इसने जो घर ही छोड़ कर आ गई। इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। ओह, आ गए तुम भी, दांत पीस कर कहा अणिमा ने। मेरे लिए उसके मन में उमड़ता घुमड़ता जहर जबान पर न आ जाए तो क्या करे। इस रिश्ते में तो कुछ भी सामान्य नहीं है। इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अणिमा मेरी बहन नहीं थी, लेकिन इसे अपनी बहन मानना पड़ेगा मुझे। स्नेह देकर अपना बनाना होगा मुझे। यही मेरी न हो पाई तो विभा आंटी भी मेरी माँ कभी नहीं बन सकेंगी। कब तक वे भी इस घर और उस घर में सेतु का काम कर पाएंगी। पास आकर अणिमा के सिर पर हाथ रखा मैंने। झरझर बह चली उसकी आंखें, जैसे पूछ रही हो मुझसे अब और क्या करूं मैं राखी पर नहीं आया, वह मेरी भूल थी। अब आया हूँ तो क्या तुम यहाँ छिपी रहोगी? तिलक नहीं लगाओगी मुझे? विनय भीगी आंखों से मुझे देख रहा था, मानो कह रहा हो जहाँ तक उसे करना था उसने किया। इससे आगे तो जो करना है मुझे ही करना है। अणिमा को अपनी छाती से लगा लिया तो नन्ही सी बालिका की तरह जार जार रो पड़ी वह। उसकी भाव भंगिमा समझ पा रहा था मैं। अपने हिस्से की कोशिश तो वह कर चुकी है, अब बाकी तो मेरे हिस्से की कोशिश है। अपने घर चलो अणिमा, यह घर भी तुम्हारा है पगली, लेकिन उस घर में हमें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं तुम सबसे दूर रहा, वह मेरी गलती थी। अब आया हूँ तो तुम तो दूर मत रहो। माँ से सदा बहन मांगा करता था, कुछ खोकर कुछ पाना ही शायद मेरे हिस्से में लिखा था। इस तरह तो इसी तरह ही सही। अणिमा के आंसू पोंछ मैंने उसका मस्तक चूम लिया। जिस ममत्व से वह मेरे गले लगी थी उससे यह आभास पूर्ण रूप से हो रहा था मुझे कि देर हुई है तो मेरी ही तरफ से हुई है। अणिमा तो शायद पहले ही दिन से मुझे अपना मान चुकी थी।